हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए सेकेंड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं, भारत की संविधान सभा का गठन और इसके पीछे की जो कहानी है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। संविधान सभा एक समूह होता है उन लोगों का जो जनता के नुमाइंदे होते हैं, और इसका गठन इस उद्देश्य के लिए होता है कि ये जिस देश की संविधान सभा है उस देश के लिए ये कानून बनाए, संविधान बनाए, और एक ऐसा संविधान बनाए जो उस देश के सभी वर्गों की, समूहों की जो आकांक्षाएं हैं उसका प्रतिनिधित्व करे और एक देश के विकास में अपना सहयोग दे, अवरोधक न बने। तो भारत ने 200 वर्षों का एक लंबा औपनिवेशिक शासन देखा है, सहन किया है। उसी के दौरान जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो ये विचार बल पकड़ने लगा था कि भारत जब आज़ाद हो जाएगा, ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति मिल जाएगी, तब भारत का शासन किस तरह से चलेगा। तो वहीं से ही ये बात उभरने लगी थी कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो देश की जनता संविधान सभा का निर्माण करेगी और वो संविधान सभा देश के लिए संविधान का निर्माण करेगी और उस संविधान के अनुसार देश का शासन चलेगा। लेकिन ये मांग कांग्रेस के जो 1933-34 में जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें आधिकारिक तौर पर इसे माना गया, इसका कहा गया इसके बारे में। हालांकि इससे पहले तिलक का जो स्वराज विधेयक था 1895 में, और उसके बाद मुस्लिम लीग के नेताओं की ओर से भी बात कही गई संविधान सभा की, और अलग से संविधान सभा की। एम.एन. रॉय के ज़रिए भी ये बात कही गई, महात्मा गांधी के ज़रिए भी कही गई, और भी बड़े कई कांग्रेसी नेता थे उस समय जिन्होंने किसी न किसी मंच पे, किसी न किसी संदर्भ में संविधान सभा के निर्माण की जो बात है उसको उठाया और देश की जनता को ये यकीन दिलाया कि जब देश आज़ाद होगा तो जो संविधान सभा बनेगी वो सबकी सहमति से बनेगी और सभी की आकांक्षाओं को उसमें जगह मिलेगी और सभी की जो स्वतंत्रता है उसको दिया जाएगा। क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता के अलग अलग मायने थे। ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्रता तो था ही, और इस स्वतंत्रता का सबसे ज़्यादा लाभ तो उन राजनेताओं को होने वाला था जो राष्ट्रीय आंदोलन में एक लीडरशिप कर रहे थे, और उन्होंने ही बाद में सत्ता भी संभाली। लेकिन इसका लाभ और इसका जो महत्व है वो अलग अलग था। किसानों के लिए स्वतंत्रता का मतलब था जमींदारी से मुक्ति, आदिवासी या जनजातियों को स्वतंत्रता से मतलब था कि जड़ जंगल ज़मीन पर उनके अधिकार की गारंटी, और समाज का जो दलित समुदाय था उसके लिए स्वतंत्रता का मतलब था समाज में जाति आधारित भेदभाव का उन्मूलन और सार्वजनिक जीवन में अन्य जो स्वर्ण कही जातियां हैं उनके बराबर भागीदारी। महिलाओं के लिए स्वतंत्रता का मतलब था कि पुरुषों के समान उन्हें भी सार्वजनिक जीवन में भागीदारी मिले, आगे बढ़ने के अवसर मिले, घर की चार दीवारी से बाहर निकलने के लिए एक जो योजना मिले उन्हें। तो हर के लिए स्वतंत्रता के अपने मायने थे। तो इन सभी की आकांक्षाओं का जो प्रतिनिधित्व था वो संविधान सभा में होना था।
ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की जो बात है वो 1940 के अगस्त प्रस्ताव से माननी शुरू कर दी थी। क्रिप्स मिशन में भी इसकी बात आई और कैबिनेट मिशन जब मार्च 1946 में जब वो भारत आया तो उसमें संविधान सभा की मांग को माना ही नहीं गया, अपितु एक पूरी योजना बता दी गई कि संविधान सभा के में कितने सदस्य होंगे, उनका चुनाव कैसे होगा, उन्हें कितने लोगों पर कैसे प्रतिनिधित्व मिलेगा, देशी रियासतों के जो नुमाइंदे हैं वो कैसे आएंगे। तो ये सारी योजना है वो बता दी गई थी। तो जो कैबिनेट मिशन है उसने मार्च 1946 में वो भारत आया और मई 1946 में उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या है वो 389 होगी, 389, जिनमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आने थे, जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे वहाँ से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आने थे और 93 सदस्य हैं वो देशी रियासतों से आने थे। उस समय 500 से ज़्यादा देशी रियासतें थी, वहाँ आने थे। फिर इसमें यह भी बताया गया कि संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर कराया जाना संभव नहीं है। वयस्क मताधिकार से अभिप्राय था कि एक खास उम्र से को प्राप्त कर चुके लोगों के जरिए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करना, ये वयस्क मताधिकार था। जैसे अभी 20 सितंबर 2015 को नेपाल की संविधान सभा बनी, तो वहाँ संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर ही हुआ। उस समय वयस्क मताधिकार को नहीं अपनाए जाने की जो एक दो वजह थी। पहला तो ये था कि भारत में लोगों को चुनाव का जो अनुभव नहीं था कि वोटिंग कैसे होगी, कैसे क्या किया जाएगा, इस तरह का अनुभव नहीं था। दूसरा ये था कि ब्रिटिश सरकार पर ये दबाव था कि वो बहुत जल्दी से भारत में जो असहमतियां हैं उनका समाधान कर सत्ता का हस्तांतरण करें और यहाँ से रवाना हों। इसलिए उन्हें मालूम था कि अगर ये सब प्रोसेस करेंगे वयस्क मताधिकार के लिए तो फिर उन्हें जो मतदाता सूची बनानी पड़ती और उसमें बहुत सी खामियां आ सकती थी, और आई भी। जब हमारा जो पहला आम चुनाव था वो 1951 या 52 में जब हुआ तो वो लेट इसीलिए हो गया, वो पहले ही हो जाना चाहिए था, वो चुनाव 51 में ही पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन मतदाता सूची ही बनाने में बहुत समस्या आ गई। गांव में आज भी महिलाओं के जो नाम है उस ज़माने में कोई सही से नहीं होता था। फलाने आदमी की पत्नी है, फलाने की पुत्रवधू है, एक स्वतंत्र जो रूप है, या नामों में बहुत सी दिक्कतें आई। तो उन मतदाता सूचियों के सहारे चुनाव कराना आसान नहीं था। तो ऐसा नहीं था कि संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हो सकता था, लेकिन उसके लिए एक लंबी मशक्क़त करनी पड़ती चुनाव आयोग को। भारत का जब संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया, उसी समय चुनाव आयोग सहित जो 3-4 प्रावधान लागू कर दिए गए। चुनाव आयोग उसी समय एक्शन में आ गया था, यानी कि जो 324-25 जो निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान हैं वो एक्टिव हो गए थे ताकि वो अपना काम करने लगे। अब उस समय से लग गया था वो काम करने के लिए। 1950 का पूरा साल चला गया, 51 का लगभग 2 साल की बड़ी भारी मशक्क़त के बाद चुनाव आयोग है वो इस बात की तैयारी कर सका कि मतदाता सूची जारी कर सका, लोगों को अवेयर कर सका कि वो किस तरह से अपना वोट डालेंगे। तो अंग्रेज़ों के पास इतना वक्त नहीं था। उन्हें जो ही इटली की सरकार बनी तो उन पर एक दबाव था कि वो जल्दी से यहाँ से निकलें। तो उन्होंने जो वयस्क मताधिकार की बजाय जो
प्रतिनिधित्व की उन्होंने व्यवस्था चुनी वो एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन रखा गया, यानी कि जो ब्रिटिश प्रांतों में विधानसभाएं थी वो संविधान सभा के अपने राज्य से जो नुमाइंदों को भेजेंगी। जैसे अपने यहाँ राज्यसभा में जाते हैं, राजस्थान से राज्यसभा की 10 सीटें हैं, तो किन 10 लोगों को वहाँ भेजना है वो राजस्थान विधानसभा में वोटिंग होती है। तो कहा गया है कि भाई जो संविधान सभा जो विधानसभाओं के नुमाइंदे हैं वो सब भी तो जनता के द्वारा ही चुने गए हैं। हालांकि ये भी एक मसला है कि उस समय जो वोटिंग राइट सभी को नहीं था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, एक चुनिंदा लोगों को ही वोटिंग राइट था, तो उन संस्थाओं की भी सार्वभौमिकता पर अपना सवाल उठता है। तो ये आगे संविधान सभा की आलोचनाओं में ये बात उठती भी रही है। खैर, तय ये हुआ कि ब्रिटिश जो प्रांतों से और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के 296 जो सदस्य हैं उनका चुनाव जो राज्यों के विधानमंडल करेंगे, विधानसभाएं करेंगी, और उसका चुनाव हुआ। देसी रियासतों में ये व्यवस्था की गई कि वहाँ की जो देसी रियासतें हैं वो अपने वहाँ का जो राजा है अपने जो भी सलाहकार हैं उनसे सलाह मशवरा करके और अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। तो देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि देर तक आते रहे थे क्योंकि उनके एकीकरण की प्रोसेस लंबी चली, वो उनसे सहमति बनने में वक्त लगा। जो जो सहमति बनती गई, भारत या पाकिस्तान में जो विलय होता गया उसकी तो आगे कहानी है। तो उस तरह से हैदराबाद रियासत का प्रतिनिधि कभी भी भारत की संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ। तो इस तरह से, और ये कहा गया कि 10 लाख की आबादी पर एक जो सदस्य का चुनाव होना है, तो ये एक नियम रखा गया। तो इस तरह से कैबिनेट मिशन ने जो योजना बनाई है संविधान सभा के निर्माण की, जो एक उन्होंने प्लान दिया, तो उस प्लान के मुताबिक जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। तो हमने बताया कि भाई देसी रियासतों से तो सदस्य आने थे, वो तो आते ही रहे जो जो एकीकरण की प्रोसेस हुई, लेकिन 296 सीटों पर 296 सीटों पर जो चुनाव हुआ उसमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो कांग्रेस को मिली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, और शेष सीटें 8 लोग थे वो निर्दलीय जीते थे, और वहाँ जो यूनियनिस्ट पार्टी थी या और जो अकाली दल कई जो पार्टियां थी उनको किसी को एक सीट मिली। इस तरह से चुनाव होता गया। तो अब जो ही इतनी कम सीट मुस्लिम लीग को मिली तो मुस्लिम लीग के सामने बड़ी दिक्कत हो गई कि उन्हें लगा कि अब भारत में जिन्ना को ऐसा महसूस हुआ कि राजनीतिक भविष्य उसका खतरे में है, और जो जिन्ना की महत्वाकांक्षाओं ने और उभार लिया और उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। हालांकि पहले उन्होंने इसे स्वीकृति दी थी, लेकिन बाद में वो इससे मुकर गए, और जब शामिल नहीं हुए तो संविधान सभा की बैठकें तो शुरू हो गई। जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो उस बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। मुस्लिम लीग ने विरोध शुरू कर दिया। उसी के परिणाम स्वरूप फिर 1947 में माउंटबेटन जो योजना आई जिसमें भारत का विभाजन किया गया, तो फिर पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा बन गई, और पाकिस्तान के जो 73 लोग थे और फिर देसी रियासतें बनती गई, तो उन्होंने वहाँ के लिए संविधान सभा का चुनाव किया, और भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। उसमें सच्चिदानंद सिन्हा
वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जो पहली बैठक के कार्यवाही के लिए। फिर पहली बैठक में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की, और फिर 13 दिसंबर को हुई। तो ये बैठकें लगातार चलती रही। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के संविधान का निर्माण है वो एक सर्वसम्मति से हुआ है। सर्वसम्मति से अभिप्राय है कि जो भी प्रस्ताव संविधान सभा में आया तो उसे वोटिंग से पास नहीं किया गया। ये माना गया कि अगर हम वोटिंग का सहारा लेंगे तो जो अल्पमत है, जो जिनकी संख्या कम है, वो राम भरोसे रह जाते हैं और उनमें एक असहमति है वो अदर झूल में नहीं रहनी चाहिए। यही वजह है कि जो संविधान सभा के निर्माण के लिए कई समितियाँ, 22 समितियाँ बनी थी अलग अलग मामलों में। एक समिति प्रारूप समिति जो बहुत महत्वपूर्ण थी और जिसके अध्यक्ष बाबा साहेब अम्बेडकर थे। तो ये 7 सदस्यीय समिति का काम यही था कि वो अलग अलग जो प्रावधान थे, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो या नीति निर्देशक तत्व हो या फिर राष्ट्रपति राज्यपाल के पद की व्यवस्था हो, तो इन सब पर वो ड्राफ्ट तैयार करके लाते थे। यानी कि अलग अलग संविधानों का अध्ययन करते, भारत के हालात को समझते और फिर वो मिल के एक ड्राफ्ट तैयार करते और उस ड्राफ्ट को संविधान सभा में रखा जाता। संविधान सभा में उस पर बहुत बहस होती, अलग अलग जो सदस्य हैं वो उन पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते, अपनी आशंकाएं व्यक्त करते। तो उस समय संविधान सभा में प्रारूप समिति के लोग भी थे और भी लोग थे, विद्वान जन, काफ़ी जो वकील लोग, प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल थे। तो वो विपक्ष को आशंकाओं को समाधान करते और अगर उनकी आशंकाएं जायज़ हैं तो फिर उस प्रारूप में चेंज किया जाता। तो जो भी विरोध की आवाज़ थी, असहमति की आवाज़ थी, उसे समाधान के स्तर पर लाया जाता था। तो ये सर्वसम्मति से था। यही वजह है कि भारत के संविधान जब लागू हुआ तो उसका सम्मान हुआ। और अभी जैसे नेपाल का संविधान बना है 2015 में, बन के वो तैयार हुआ है 20 सितंबर 2015 को, तो वहाँ बहुमत से प्रस्ताव पास किए गए। तो उसका खामियाजा ये हुआ कि जो ही एक और संविधान लागू हो रहा है, मधेसी लोग हैं वो आग प्रदर्शन कर रहे हैं, टायर जला रहे हैं, सड़कें जाम कर दी, हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। तो आप बहुमत की दम पर अगर आप संविधान सभा में या संविधान निर्माण जैसे महत्वपूर्ण काम करते हैं तो उनके अपने गहरे नुकसान होते हैं। तो एक जो सर्वसम्मति का जो सहारा लिया गया, उसका असर है कि उसके कुछ नुकसान भी हुए कि कई विरोधाभासी चीज़ें हैं वो संविधान में आ गई हैं। इसीलिए जो ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 1951 में पहला संशोधन भी करना पड़ गया, जबकि उस समय संविधान सभा एक सदनीय ही थी, क्योंकि 1952 में इलेक्शन पूरा हुआ, पहला आम चुनाव हुआ और फिर उसके बाद राज्यसभा का गठन हुआ, तभी तो द्विसदनीय हुई। और हाँ, एक बात ये भी है कि जो संविधान सभा थी वो संविधान निर्माण का भी काम कर रही थी और एक अंतरिम संसद की भूमिका भी निभा रही थी। जैसे एक अंतरिम सरकार भी थी जिसके जो गवर्नर जनरल थे उसके अध्यक्ष थे उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसे ही अंतरिम संसद का भी काम कर, इसीलिए हम देख रहे हैं 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को बैठक होती है, 11 के बाद 13 दिसंबर को। तो वही संविधान सभा एक दिन संसद का काम करती थी, एक दिन संविधान निर्माण का काम करती थी। जिस दिन संविधान निर्माण का काम करती थी उस दिन जो स्पीकर या अध्यक्ष की सीट पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बैठते थे, और जिस दिन जो संसद का काम करती थी उस दिन सीट पर बैठते थे, मुख्य सीट पर स्पीकर जिसे कहते हैं, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर,
जो पहले स्पीकर थे, और बाद में जब संविधान का निर्माण पूरा हुआ, आम चुनाव हुआ, पहली संसद गठित थी, तब भी वो बने। तो ये दोनों भूमिकाएं वो निभा रही थी। तो ये अपने आप में एक संविधान के निर्माण की एक कहानी है। और इस पे आरोप भी लगाया जाता है कि भारत की संविधान सभा संप्रभु नहीं थी, क्योंकि ये तो ब्रिटिश सरकार की दी गई योजना के तहत निर्मित हुई थी। तो इनका कोई ख़ास आधार नहीं है। और संविधान सभा के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका चुनाव ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था, तब ये कैसे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। लेकिन इन बातों में भी इसलिए कोई दम नहीं है, क्योंकि संविधान सभा के जो लोग थे उन्हीं में से लगभग लोग हैं वो पहले आम चुनाव में जीतकर भी वापस संविधान सभा में आए, जो संसद में आए। तो जनता उनको पसंद करती थी। राष्ट्रीय आंदोलन की कोख से निकले वो राजनेता थे जिनका जनता के बीच लंबा अनुभव था। तो ये सब बातें समय के साथ और ये आशंकाएं हैं, ये पीछे हट गई जब इस देश की जनता ने अपने संविधान को लागू किया, सम्मान दिया, और उस संविधान ने इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी मदद की। तो ये संविधान सभा की एक जो बेसिक बात है, और हम बाद में बात करेंगे। धन्यवाद।